अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण विषय मराठी संयुक्त यातील इयत्ता 8व्या वर्गाचे पाठ 5वे विश्वविख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग या पाठाचे आज आपण स्पष्टीकरण आणि स्वाध्याय बघणार आहोत। या पाठाचे लेखक आहेत डॉक्टर किशोर पवार आणि सहलेखिका आहेत नलिनी पवार। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत करने के पहले अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे YouTube चैनल माझी मराठी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। हम इस वीडियो में इस पाठ का पूरा स्पष्टीकरण और इस पर आधारित स्वाध्याय और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे और ग्रामर भी देखेंगे। तो बच्चों, हम अपनी अपनी मराठी की किताबें निकाल लेते हैं और साथ ही साथ एक एक पेंसिल भी निकाल लेते हैं, ताकि जब हमें कठिन शब्दार्थ बताया जाए, समझाया जाए, तो आप उसे नोट कर लेंगे। चला, पान क्रमांक 14, पाठ 5वे विश्वविख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग। लेखक डॉक्टर किशोर पवार, जन्म 1951, नलिनी पवार 1956। बच्चों, जब मैं पढ़ता हूँ, मॉडल रीडिंग करता हूँ, तो बच्चों आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे और किताब में उंगली रखकर देखेंगे, ध्यान देंगे। चला, अब हम देखते हैं कि लेखक ने इस पाठ में हमें कौन सा संदेश दिया है, क्या बोध दिया है। तो परिस्थितीचा गुलाम न बनता परिस्थितीला आपला गुलाम बनवण्याची विलक्षण जिद्द हा स्टीफन हॉकिंग यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विशेष पैलू सर्वांना प्रेरणा देणारा आहे। चला, शब्दार्थ बघू। सर्वात पहले परिस्थिति मतलब सूरत हाल। उसके बाद व्यक्तिमत्व मतलब यानी शख्सियत, पर्सनालिटी। तो लेखक कहते हैं कि इस पाठ में स्टीफन हॉकिंग इनके जीवनी का वर्णन किया है और किस तरह स्टीफन हॉकिंग ने अपने परिस्थितियों पर, प्रतिकूल परिस्थितियों पर मात करके उन्होंने किस तरह अपने आप को यशस्वी बनाया है, यानी सक्सेसफुल बनाया है, इसका वर्णन इस पाठ में लेखक ने हमें बताया है। पुढं, प्रतिकूल परिस्थितीतही आत्मविश्वास न गमावता परिस्थितीवर मात करण्याचे जीवन कौशल्य या पाठातून आपणास शिकायला मिळते। और प्रतिकूल परिस्थिति यानी मुश्किल हालात, आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो लेखक ने यह भी हमें बताया है कि मुश्किल हालात में अपना आत्मविश्वास, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस न गमावता कैसे परिस्थितियों को मात करना, इस पाठ में यह भी संदेश हमें दिया गया है। प्रस्तुत पाठ विश्वनिर्मितीचा शोध घेणारा मृत्युंजय शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग या पुस्तकातून घेतला आहे। चलो बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं पाठ की। भाग 1 ही गोष्ट आहे आपल्या शारीरिक अपंगत्वावर मात करून वैज्ञानिक क्षेत्रात स्वतःचा स्वतंत्र ठसा उमटवणाऱ्या दिव्यांग शास्त्रज्ञाची। हे दिव्यांग शास्त्रज्ञ म्हणजे स्टीफन हॉकिंग। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। शारीरिक अपंगत्व, शारीरिक मतलब जिस्मानी, और अपंगत्व मतलब माजूरियत। वैज्ञानिक क्षेत्र मतलब साइंटिफिक शोभा। उसके बाद में शास्त्रज्ञ मतलब साइंटिस्ट। दिव्यांग मतलब हैंडीकैप, माजूर। तो लेखक कहते हैं कि ये एक कहानी है ऐसे इंसान की जो पूरी तरह से शारीरिक अपंग है, यानी पूरी जिस्मानी माजूर है, और उन्होंने किस तरह यानी साइंस के शोबे में, साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह से अपना नाम आगे बढ़ाया है, नाम कमाया है। ऐसे
ऐसे शास्त्रज्ञ डॉक्टर हॉकिंग की ये गोष्ट है, ये कहानी है। चलो शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, 8 जानेवारी 1942 रोजी स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड येथे झाला। तो स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफर्ड इस शहर में हुआ, इंग्लंड में ऑक्सफर्ड में हुआ। लहानपणापासून त्यांना विज्ञान विषयाची विलक्षण आवड और बचपन से ही उन्हें साइंस सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद था। विलक्षण आवड मतलब बहुत ज़्यादा पसंद होना। रेडिओतून आवाज कसा येतो, घड्याळ टिक टिक आवाज का करते, त्याबद्दल त्यांना कुतूहल वाटत असे आणि त्यामागील कारण शोधण्याचा ते प्रयत्न करत असत। स्टीफन हॉकिंग एक शास्त्रज्ञ की सोच वाले व्यक्ति थे। उनके दिमाग में हमेशा कई सवालात आते थे, जैसे कि रेडियो में आवाज़ कैसा आता है, घड़ी टिक टिक आवाज़ कैसी करती है। ऐसे कई तरह के सवाल उनके दिमाग में, उनके मन में उठते थे और उसकी वो जिज्ञासा, कुतूहलता उनके दिमाग में रहती थी। गणित आणि भौतिकशास्त्र हे विषय त्यांना मनापासून आवडत। गणित मतलब मैथमेटिक्स, भौतिकशास्त्र मतलब फिजिक्स। तो यह कहते हैं कि गणित यानी मैथ्स और भौतिकशास्त्र फिजिक्स, ये 2 सब्जेक्ट उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। आगे चलते हैं। अभ्यासाबरोबरच फुरसतीच्या वेळात बोटी वल्हवण्याचा त्यांचा छंद होता। बोट मतलब बोलेंगे हम उसको बोटी, नाव। वल्हवने मतलब उसको चलाना, बोट चलाना। तो यह कहते हैं कि पढ़ाई के बाद में उनकी एक हॉबी थी। कौन सी हॉबी थी? बोट वल्हवण्याची मतलब नाव चलाने की उनकी हॉबी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। शास्त्रज्ञ होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला। अब शास्त्रज्ञ मतलब साइंटिस्ट, तो स्टीफन हॉकिंग को साइंटिस्ट बनना था, इसलिए उन्होंने ऑक्सफर्ड विद्यापीठ के यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया। पुढे पीएचडी करण्यासाठी त्यांना केम्ब्रिज विद्यापीठाची शिष्यवृत्ती मिळाली और आगे उनको पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्हें शिष्यवृत्ती यानी बोलेंगे हम स्कॉलरशिप मिली व त्याच विद्यापीठात त्यांचे संशोधन सुरू झाले। संशोधन मतलब रिसर्च, और उसी यूनिवर्सिटी में, उसी विद्यापीठ में उनका रिसर्च भी शुरू हो गया। आणि अचानक विलक्षण अशा दुःखद अनुभवाला त्यांना सामोरे जावे लागले। और ऐसे उनका पढ़ाई का सिलसिला चल रहा था तो उन्हें एक दुखद अनुभव, दुखद मतलब गमगीन तजुर्बा, दुखद अनुभव मतलब गमगीन तजुर्बा, और ऐसे ही उन्हें गमगीन तजुर्बे का सामना उन्हें करना पड़ा। देखते क्या घटना थे वो। आपल्या बोटांची लेस बांधताना आपल्या बोटांची हालचाल व्यवस्थित होत नहीं हे त्यांच्या लक्षात आले। तो लेखक बता रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंग को अचानक ये समझ में आया कि वो अपने बूट की यानी अपने बूट बोले तो अपने जोड़े जूते, अपने जूतों की लेस बांधना उन्हें नहीं जम रहा है, उन्हें जम नहीं रहा है, उनकी हाथ की उंगलियां हरकत नहीं कर रही है, ऐसा उन्हें अचानक लगने लगा। फिर देखते क्या होता है। नाताळाच्या सुटीत घरी असताना त्यांना होणारा हा त्रास त्यांच्या वडिलांच्या लक्षात आला। नाताळ मतलब बच्चों उसे कहते हैं इंग्लिश में क्रिसमस। तो क्रिसमस की छुट्टियों में जब स्टीफन हॉकिंग अपने घर आए तो उनके वालिद साहब, वडील मतलब वालिद साहब को अचानक समझ में आया कि स्टीफन को जूते की लेस बांधना नहीं जम रहा है और उसकी हाथ की उंगलियां काम नहीं कर रही है, कंट्रोल में नहीं है। तो ये बात उनके वालिद साहब के जहन में आ गई। फिर देखते उन्होंने क्या किया। अनेक शारीरिक तपासण्यानंतर त्यांच्या मोटार न्यूरॉन
या रोगाचे निदान झाले और उनकी फिर कई तरह की शारीरिक चाचणी मतलब यानी फिजिकल टेस्ट, तो कई तरह के फिजिकल मेडिकल टेस्ट हुए उनके और उस टेस्ट में उन्हें मोटार न्यूरॉन ये रोग उन्हें हो चुका था, ये निदान हो गया था। उसके बाद देखते हैं अशक्तपणा, अडखळत बोलणे, अन्न गिळताना होणारा त्रास ही या रोगाची प्रारंभिक लक्षणे। अशक्तपणा मतलब कमजोरी, अडखळत बोलने मतलब अटक अटक के बोलना, गिड़ने मतलब निगलना। अब प्रारंभिक लक्षणे मतलब हम बोलेंगे कि सिम्टम्स, कोई भी बीमारियों के प्रारंभिक लक्षण मतलब सिम्टम्स। तो उन्हें या मोटार न्यूरॉन इस रोग के उन्हें लक्षणे उनके सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो गए थे, जैसे अशक्तपणा, अडखळत बोलणे, अन्न गिळताना होणारा त्रास, ही सारी प्रारंभिक लक्षणे त्यांना दिसू लागली। हळूहळू स्नायूंवरील नियंत्रण कमी होऊन या रोगात चालणे बोलणे बंद होते आणि सर्वात वेदनादायक म्हणजे आपल्या श्वासोच्छवासासाठी उपयुक्त असलेले स्नायूही दुर्बल होतात। श्वासोच्छवास मतलब ब्रीदिंग, दुर्बल होने मतलब कमजोर होना। तो मोटार न्यूरॉन ये रोग जिसे होता है उसके स्नायु धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, स्नायु। और इतना ही नहीं तो उसका धीरे धीरे बातचीत करना बोलना भी बंद हो जाता है और चलना फिरना ही बंद हो जाता है और उसके स्नायु पूरी तरह से दुर्बल हो जाते हैं और उसे श्वासोच्छवास यानी ब्रीदिंग में भी, सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आपुले मरण पाहिले म्या डोळ्या, अशा स्थितीत प्रारंभीच्या काळात विलक्षण निराशा, बेचैनी, अस्वस्थता हॉकिंग यांनी अनुभवली। आपुले मरण पाहिले म्या डोळा मतलब खुद का मरण, खुद की मृत्यु मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो इतनी तकलीफ, इतनी असक्षमता, इतनी दुर्बलता उन्हें हो गई थी कि वो पूरी तरह दूसरों पे डिपेंड हो चुके थे, इसलिए वो बहुत बेचैन और अस्वस्थ थे। इसलिए लेखक कहते हैं कि आपुले मरण पाहिले म्या डोळा, इस तरह की उनकी स्थिति हो गई थी। पुढं, आपल्याच वाट्याला हे दुखणे का, हा विचार त्यांना अस्वस्थ करून गेला। और अपने ही किस्मत में ये रोग, ये परेशानी क्यों, ऐसी सोच उन्हें अस्वस्थ कर देती थी, बेचैन कर देती थी। पण मूळ स्वभावात असलेला समंजसपणा, विचारीपणा यामुळे या निराशाजनक मनस्थितीतून ते हळूहळू बाहेर आले। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने इतनी मुश्किल हालात में भी अपने आप को संभाला। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव में समंजसपना, समझदारी थी, विचारीपना मतलब सोच थी, अच्छी सोच रखने वाले इंसान थे। इसलिए ये स्वभाव की वजह से उन्होंने उस परिस्थिति को हरा दिया, मुझ पे मात कर दी। जन्मानंतर आलेल्या या गंभीर अपंगत्वावर मात करण्यासाठी जिद्द त्यांच्यात निर्माण झाली। या गंभीर परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचे अनेक मार्ग त्यांनी अवलंबले। असाध्य रोगामुळे चाकाची खुर्ची त्यांची साथीदार बनली। विद्यापीठाने त्यांना विविध सुविधा पुरवल्या। और इस तरह से लेखक पूरी तरह से यानी शारीरिक रूप से पूरी तरह से अस्वस्थ थे, पूरी तरह से लाचार थे। और इतना ही नहीं तो उन्हें जो आजार हो गया था, जो बीमारी हो गई थी, उन्हें कौन सी बीमारी हो गई थी, मोटार न्यूरॉन। इस बीमारी के वजह से उन्हें चलना फिरना बंद हो गया था। इसलिए चाकाची कुर्सी मतलब ऐसी कुर्सी जिसमें चक्के लगे रहते, देखे होंगे हमने, तो वो चाकाची कुर्सी उनकी साथीदार बन गई। नेक्स्ट, और जहाँ ये पढ़ते थे, जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे, उस कॉलेज वालों ने उन्हें हर तरह की सुविधाएं बहाल की। डॉक्टरेट पूर्ण झाल्यावर 1966 साली त्यांच्या एका संशोधनाला ॲडम्स प्राइज मिळाले और 1966 को उनकी डॉक्टरेट यानी पीएचडी, उनकी डॉक्टरेट मुकम्मल हो गई और उनके संशोधन को, उनके रिसर्च को
ॲडम्स प्राइज भी मिला. पुढं केम्ब्रिजमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲस्ट्रॉनॉमी या संस्थेत काम करण्यासाठी त्यांना निमंत्रण केले गेले. निमंत्रित करने मतलब दावतनामा देना. तो इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी इस संस्था में, इस इंस्टीट्यूट में उन्हें पढ़ाने के लिए इन्हें प्रोफेसर के तौर पे उन्हें नियुक्त किया गया, उन्हें दावतनामा दिया गया. अब स्टीफन हॉकिंग ने किताब लिखे थे. उस किताब का नाम है, देखते आगे, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हे त्यांनी लिहिलेले प्रचंड लोकप्रिय पुस्तक. या पुस्तकाच्या 33 आवृत्त्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये या विक्रमाची नोंद केली गेली आहे. लोकप्रिय मतलब बहुत फेमस. आवृत्त्या मतलब वर्जन. तो लेखक कहते हैं कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस किताब का लेखन स्टीफन हॉकिंग ने किया और ये इतनी प्रसिद्ध हुई, इतनी लोकप्रिय हुई कि 33 एडिशन, 33 आवृत्तियां इस किताब की छपी है और ये दुनिया का एकमात्र रिकॉर्ड है. इसलिए इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस किताब का, यानी स्टीफन हॉकिंग की किताब का नाम दर्ज है. आगे, भौतिकशास्त्रामधील उत्तम दर्जाच्या संशोधनासाठी दिला जाणारा अल्बर्ट आइन्स्टाईन पुरस्कार 1978 साली हॉकिंग यांना मिळाला. दुसरा आइन्स्टाईन अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली होती. तो स्टीफन हॉकिंग को भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए उन्होंने फिजिक्स में कई तरह के संशोधन किए और फिजिक्स के ऊपर वो किताब भी लिखी. इस वजह से 1978 को उनके इस भौतिक शास्त्र में किए संशोधन पे अल्बर्ट आइंस्टाइन पुरस्कार भी दिया गया, अवार्ड दिया गया. इसलिए उन्हें दूसरा आइंस्टाइन भी कहा जाता था. पुढं 1985 साली निमोनियाच्या दुर्धर आजाराने त्यांच्या श्वासनलिकेवर शस्त्रक्रिया करावी लागली. त्यात त्यांची वाचा गेली और लगभग 1985 में उन्हें निमोनिया का दुर्धर मतलब बहुत ही विकट, बहुत ही कठिन ऐसा आजार हो गया था. इसलिए उनके श्वसन नली के, श्वसन मतलब सांस लेने की नली पे ऑपरेशन करना पड़ा, शस्त्रक्रिया करना पड़ा. इस वजह से उनकी वाचा चली गई. वाचा जाने मतलब बोलने की ताकत चली गई. मतलब अब स्टीफन हॉकिंग बोल नहीं सकते थे, पूरी तरह से गूंगे हो चुके थे. बोलण्यात मर्यादा आल्या तरी अखंडपणे वैज्ञानिक संशोधनात ते व्यस्त राहिले. त्यांना 59वा वाढदिवस त्यांनी भारतातील टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत साजरा केला. और बोलने की ताकत उनकी चली गई थी, गूंगे हो गए थे. इतना होने के बाद भी उन्होंने साइंस में अपने संशोधन बंद नहीं किए, उन्होंने शुरू ही किए. और 59वां वाढदिवस मतलब 59वां बर्थडे उन्होंने भारतातील टाटा मूलभूत संशोधन यानी टाटा इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपना 59th बर्थडे सेलिब्रेट किया. विश्वाचा स्वामी म्हणून प्रसार माध्यमांनी त्यांची विशेष दखल घेतली और जो प्रसार माध्यम है, मीडिया है, उन्होंने विश्वाचा स्वामी मतलब विश्वाचा स्वामी ये उपाधि देकर उनकी विश्वविख्याता बढ़ाई. लास्ट पैराग्राफ. प्रचंड आत्मविश्वास, विलक्षण जिद्द, अनोखी दिनचर्या, विनोद बुद्धीचा असाधारण पैलू हे या शास्त्रज्ञाचे गुण विशेष होते. तो स्टीफन हॉकिंग के कुछ गुण थे, कुछ गुण विशेष थे, क्वालिटीज थी. कौन सी? आत्मविश्वास, प्रचंड आत्मविश्वास मतलब भरपूर सेल्फ कॉन्फिडेंस. विलक्षण जिद्द मतलब कुछ कर गुजरने की इच्छा. दिनचर्या मतलब डेली रूटीन. आणि विनोद बुद्धि, और विनोद बुद्धि ये उनकी गुण विशेषताएं थी. प्रतिकूल परिस्थितीवर जिद्दीने मात करणारा, विज्ञानाच्या क्षितिजावर तडपडणारा दिव्यांग तारा म्हणजे स्टीफन हॉकिंग होय. तो इस तरह से स्टीफन हॉकिंग ने अपने दुर्धर आजार पर, अपने अपंगत्व पर
मात करते हुए उन्होंने साइंस की दुनिया में एक चमकीला सितारा बन के नाम कमाया। तो बच्चों, आपको ये सबक समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अब हम इस पाठ पे आधारित स्वाध्याय देखते हैं। चला, स्वाध्याय हम देख रहे हैं, आ गया है पेज। प्रश्न 1, कारणे लिहा, वजह लिखिए, रीजन लिखिए। स्टीफन हॉकिंग यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात प्रवेश घेतला। स्टीफन हॉकिंग इन्होंने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। क्यों लिया? कारण स्टीफन हॉकिंग यांना शास्त्रज्ञ व्हायचे होते। स्टीफन हॉकिंग इन्हें साइंटिस्ट होना था। नेक्स्ट, चाकाची कुर्सी स्टीफन हॉकिंग यांची साथीदार बनली। चक्कों की कुर्सी ने व्हीलचेयर इनकी साथीदार बन गई। क्यों बनी? देखते हैं। स्टीफन हॉकिंग यांना असाध्य रोग झाला होता। स्टीफन हॉकिंग को एक बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये हॉकिंग यांना लिहिलेल्या पुस्तकाच्या विक्रमाची नोंद झाली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इस किताब में स्टीफन हॉकिंग के लिखे गए किताब का नाम दर्ज है। क्यों दर्ज है? कारण स्टीफन हॉकिंग यांनी लिहिलेल्या ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम या पुस्तकाच्या 33 आवृत्त्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या। क्योंकि स्टीफन हॉकिंग के लिखे हुए अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस किताब के 33 यानी 33 एडिशन उसके पब्लिश हुए थे। नेक्स्ट, 1985 साली स्टीफन हॉकिंग यांची वाचा गेली। 1985 को स्टीफन हॉकिंग की बोलने की ताकत चली गई। क्यों चली गई? कारण 1985 साली स्टीफन हॉकिंग यांना निमोनियाचा दुर्धर आजार झाला होता। 1985 को स्टीफन हॉकिंग को निमोनिया का एक बहुत ही बड़ा बीमारी हो गई थी। त्यामुळे त्यांच्या श्वसनलिकेवर शस्त्रक्रिया करावी लागली। इसलिए उनके जो सांस लेने की नली है उस पर ऑपरेशन करना पड़ा। इस वजह से उनकी बोलने की ताकत चली गई। नेक्स्ट, प्रश्न 2 बघा, काही आकृत्या दिलेल्या आहेत। ह्या आकृत्या आपल्याला पाठाच्या आधारे पूर्ण करायच्या आहेत। स्टीफन हॉकिंग यांचे गुण विशेष, कि स्टीफन हॉकिंग में कौन कौन से गुण थे, कौन कौन सी खासियत थी, वो हमें लिखना है। 1, प्रचंड आत्मविश्वास। 2, अनोखी दिनचर्या। 3, विनोद बुद्धी। आणि 4, विलक्षण जिद्द। दुसरी आकृती, स्टीफन हॉकिंग यांना मिळालेले पुरस्कार, कि स्टीफन हॉकिंग को कौन कौन से पुरस्कार, कौन कौन से इनाम से नवाजा गया। 1, एडम्स प्राइज और दूसरा अल्बर्ट आइंस्टाइन प्राइज। ये 2 इनामों से उन्हें नवाजा गया। नेक्स्ट, स्टीफन हॉकिंग यांना आवडणारे विषय। स्टीफन हॉकिंग को कौन से विषय पसंद थे? गणित आणि भौतिकशास्त्र, यानी मैथ्स और फिजिक्स। स्टीफन हॉकिंग यांचा स्वभाव। ये बच्चों, ये प्रश्न किताब में नहीं है, इसे मैंने अपने तरफ से हमने एक्टिविटी के तौर पे निर्माण किया है। तो देखते हैं स्टीफन हॉकिंग यांचा स्वभाव, कि स्टीफन हॉकिंग का स्वभाव कैसा था? कैसा था? समंजसपना आणि विचारीपना। नेक्स्ट, स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म। स्टीफन हॉकिंग का जन्म कब हुआ? 8 जानेवारी 1942। चला पुढं। आता प्रश्न 3, प्रस्तुत पाठातून तुम्हाला काय शिकायला मिळाले ते तुमच्या शब्दात लिहा। कि इस सबक में तुम्हें क्या सीखने को मिला है, ये तुम्हें अपने शब्दों में लिखना है। तो हम मराठी में लिखेंगे। देखते हैं उत्तर। स्टीफन हॉकिंग हे दिव्यांग शास्त्रज्ञ होते। त्यांना मोटार न्यूरॉन या रोगामुळे अपंगत्व आले होते, पण त्यांनी प्रचंड आत्मविश्वास, विलक्षण जिद्द, अनोखी दिनचर्या, विनोदबुद्धी या गुणांमुळे अपंगत्वावर मात मिळवली आणि एक लोकप्रिय प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ बनले। ये तो हमने सीख लिया, लेकिन हमने इस पाठ में क्या सीखा?
मला शिकायला मिळाले की परिस्थिती कितीही बिकट असली तरी परिस्थितीचा दाटून सामना करावा, तुम्हाला नक्की यश मिळते। तो मुझे इस पाठ में सीखने को मिला है कि परिस्थिति कितनी ही बिकट, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, उसका डट के सामना करना चाहिए और एक दिन सक्सेस, यश तुम्हारा होगा। चलो ग्रामर देख लेते बच्चों। चला खेळूया शब्दांशी। खालील शब्दांसाठी पाठात आलेले विरुद्धार्थी शब्द लिहा। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट, उलट अल्फाज पाठ में आया है, वो हमें ढूंढ के लिखना है। एक मृत्यू, विरुद्धार्थी शब्द जन्म। 2 आवड, नापसंद, विरुद्धार्थी शब्द आवड, नावड, आवड। 3 सुखद, दुखद। 4 सबल, दुर्बल। वर्गीकरण करा, वर्गीकरण करा मतलब उसको बांट दो, उसके तख्ते में वो जो शब्द हमें दिए गए हैं उन शब्दों को हमें इस तख्ते में लिखना है। तो ये तख्ते में 4 कॉलम दिए गए, 4 कॉलम है। उसमें एक है क्रिया विशेषण अव्यय, जो हमने शब्दांचा जाति इस वीडियो में हमने ग्रामर यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ी है। और अगर आपने ये नहीं देखा होगा वो वीडियो मेरा शब्दांचा जाति, तो मेरे इस YouTube चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्रिया विशेषण अव्यय, शब्द योगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय कौन कौन से हैं? रोज, उशिरा, लवकर, ये है क्रिया विशेषण अव्यय यानी एडवर्ब। दुसरं शब्द योगी अव्यय यानी प्रीपोजिशन, जाण्यापूर्वी, उतरल्यावर, त्याप्रमाणे, ये शब्द योगी अव्यय है। उभयान्वयी अव्यय यानी कंजक्शन कौन कौन से है? आणि, त्याच्यानंतर परंतु, किंवा, पण, हे उभयान्वयी अव्यय आहे। आणि शेवटलं केवल प्रयोगी अव्यय यानी इंटरजेक्शन कौन कौन से है? वा, अबब, अरे रे, हे केवल प्रयोगी अव्यय आहे। बच्चों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।